लोग यहाँ से क्वेश्चन डील करने वाले हैं और मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन ना आपको बहुत कुछ देने वाला है, इसमें आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं और इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाला है। और ये क्वेश्चन है मेरे पास, देखो क्या लिखा हुआ है। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको इसका नॉलेज होना चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है वो गेट एग्जाम में पहले आया हुआ करते थे, अभी बीच में रिसेंटली यहाँ पे नहीं आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनना फिर से स्टार्ट हो गया है। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले जो अपकमिंग गेट एग्जाम है, ईएससी है या कोई भी एग्जाम हो, टेक्निकल एग्जाम, तो उसके लिए आपका अगर मैथ्स आप रेडी कर रहे हो तो ये कॉन्सेप्ट आपके बहुत कम आने वाला है। सो इसलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन का डिस्कशन और मैं आपको जो भी चीजें इससे रिलेटेड होंगी यहाँ पे मैं सब कुछ आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, गिवन दैट द थ्री वेक्टर्स एज p q एंड r। अब ये लिखा हुआ है वेक्टर मेरे पास, थ्री वेक्टर्स से यहाँ पे मैट्रिक्स की बात हो रही है, मतलब क्या है ये आइगन वेक्टर्स यहाँ पे लिखे हुए मेरे पास। और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स हैविंग अ स्पैन कंटेन्स p q r इज। ये मेरे पास यहाँ पे क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन जो है ना थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, इसको सॉल्व कैसे करना है, ये ऑर्थोगोनल सेट क्या होता है, ये सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, बस आप थोड़ा सा वेट करो यहाँ पे। ओके, सो डिस्कशन यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें यूज होने वाली, मैं उसका आपको डिटेल देने वाला हूँ, ठीक है। सो देखो यहाँ पे अगर मेरे पास कोई वेक्टर है, अगर आप लिखते हो वेक्टर आइगन वेक्टर, तो आपको लिखने का तरीका क्या होता है, आइगन वेक्टर अगर आप लिख रहे हो सो आप लिखते हो e ऑफ वेक्टर, चलो मैंने लिया यहाँ पे a, ठीक है। आप यहाँ पे लिखते हो ये x1 इज इक्वल टू x1 x2, ठीक है, कुछ इस तरीके से आप नोट करते हो। या फिर अगर मैं इसका फॉर्म लिखता हूं x1 x2 और अप टू xn, तो ये जो लिखा हुआ है मेरे पास ये आपके रो वेक्टर को शो कर रहा है। ये सब कुछ मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर इसी को अपने को लिखना है ट्रांसपोज फॉर्म में तो आप लिखोगे x1 x2 x3 अप टू xn, ये आपने लिखा है यहाँ पे। सो ये हो गया इसका ट्रांसपोज फॉर्म और इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर्स, ठीक है। अब देखो आप देखो यहाँ पे p q r s जो आपके पास गिवन है वो कुछ इसी तरीके से फॉर्म में लिखे हुए हैं, ट्रांसपोज फॉर्म में p q एंड r, ठीक। और एक बात बताओ कि आइगन वेक्टर होता क्या है एक्चुअल में, आइगन वेक्टर होता है मेरे पास कलेक्शन ऑफ, क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। और आपको एक नया वर्ड यहाँ पे दिख रहा होगा ये स्पैन, ये क्या होता है अपने पास, सर इसको आप बता दीजिए। मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है मैट्रिक्स को लेके, अभी आप देखोगे तो आपको मजा आएगा और आसान सा चीज है। जैसा आपने लिखा हुआ है कि मेरे पास जो आइगन वेक्टर है वो है कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स कौन कौन से यहाँ पे x1 x2 और x3 अप टू xn, n नंबर ऑफ वेरिएबल्स है मेरे पास। अगर मैं बोल रहा हूं कि भाई मेरे पास है यहाँ पे एक सेट ऑफ वेक्टर्स, देखो क्या लिखा हुआ है, वर्डिंग को देखो यहाँ पे, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स इज कॉल्ड आइगन वेक्टर्स, और सेट ऑफ वेक्टर्स या इसको एक और आप बोल सकते हो कलेक्शन ऑफ, इसको आप एक और चीज बोल सकते हो कलेक्शन ऑफ वेक्टर्स, और इसी दोनों का, ये दोनों एक ही चीज यहाँ पे, इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे स्पैन, ठीक है। या फिर इसका एक और भी नाम होता है स्पैनिंग सेट, क्या बोल रहे हैं इसको अपन यहाँ पे, स्पैनिंग सेट। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है अभी वो आप जान लो। यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है, कंसिडर n नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स, मैंने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है n नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स। तो ये n नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स एक्चुअल में होते कैसे हैं वो आपको बता दूं मैं। अगर मैंने लिया यहाँ पे x1 x2 x3 अप टू xn, तो इनका जो सेट यहाँ पे तैयार हो रहा है, यहाँ पे एक सेट तैयार हो रहा है और इसी को मैंने चलो नाम दिया हुआ है यहाँ पे, लेट सपोज ये है x, ओके। सो यहाँ पे ये जो कंसीडर n नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स हैं, इनका यहाँ पे एक सेट बन रहा है, ये x1 x2 x3 ये सब क्या है यहाँ पे आइगन वेक्टर्स हैं, और इसी को हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे स्पैन, दैट इज इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा यहाँ पे स्पैनिंग सेट, स्पैनिंग सेट ऑफ n स्पेस, क्या बोल रहा हूं यहाँ पे n स्पेस, ठीक है, n नंबर ऑफ यहाँ पे आइगन वेक्टर्स हैं, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं r पावर n। तो ये होता है मेरे पास स्पैनिंग सेट या फिर स्पैन, ठीक। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स। अब ये सर ये नया वर्ड फिर से अपने को देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ये ऑर्थोगोनल सेट क्या होते हैं तो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, अभी ध्यान दो आप लोग यहाँ पे।
सो इतना आप लोग आई थिंक नोट कर लिए होंगे, तो आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअल में स्पैन होता क्या है। तो मैं आपको फिर से बता दूं कि कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स x1 x2 x3 ये हो गए आइगन वेक्टर्स, ये स्मॉल लेटर में लिखा है मैंने, और कलेक्शन ऑफ या सेट ऑफ वेक्टर्स इज कॉल्ड स्पैन या फिर स्पैनिंग सेट। और मैंने यहाँ पे n नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स यहाँ पे मैंने एज्यूम किया है x1 x2 x3 अप टू xn कैपिटल लेटर्स में, और इसी को हम बोलते हैं यहाँ पे स्पैनिंग सेट ऑफ n स्पेस r पावर n। क्या आपको इतना समझ में आया क्या? ठीक है, इसको आप लोग आराम से नोट कर लो। अपन वापस से क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, और नोट करने के बाद आप देखो यहाँ पे कि जो ऑर्थोगोनल सेट लिखा हुआ है मेरे पास, आपको पता है ये ऑर्थोगोनल वर्ड आता कहां से? अगर मैं वेक्टर बेसिक की बात करता हूं, वेक्टर बेसिक्स की, सो अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, अगर ये दोनों के दोनों वेक्टर अगर ऑर्थोगोनल है, तो ऑर्थोगोनल होने का मतलब क्या होता है? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स मतलब कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या लिखेंगे यहाँ पे? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर मैं दोनों का यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट फाइंड करता हूं, अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट लिखता हूं, दैट इज वेक्टर ए वेक्टर बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, और यहां पे होता है मेरे पास cos थीटा, और थीटा वहां पे क्या है? द एंगल बिटवीन द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और ये लिखा हुआ है कि ऑलरेडी ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि थीटा जो है वो 90 डिग्री है, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है मेरे पास? 0। इसका मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो डॉट प्रोडक्ट होने वाला है वो 0 होना चाहिए। ये बात होती है मेरे पास वेक्टर बेसिक्स के लिए, और इसी का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं मैट्रिक्स में। अब इसका मतलब है कि मैट्रिक्स में जो ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होते हैं, जिन वेक्टर का जो प्रोडक्ट होता है वो अपने को मिलना चाहिए 0। क्या आपको समझ में आया क्या? और इसी को मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं, आप इसको आराम से नोट कर लो। ठीक है, सो अभी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया यहाँ पे सेट ऑफ वेरिएबल्स इज कॉल्ड आइगन वेक्टर्स एंड सेट ऑफ वेक्टर्स इज कॉल्ड स्पैनिंग, और मैंने n नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स लिए थे, और उसके लिए उसको बोलते हैं हम लोग स्पैन या फिर स्पैनिंग वेक्टर्स ऑफ r पावर n, मतलब n स्पेस के लिए। क्या आपको इतना समझ में आया क्या? ठीक है, अब क्वेश्चन का डिस्कशन मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बोला कि वेक्टर बेसिक के रिस्पेक्ट में ये ऑर्थोगोनल कब यूज करते हैं? जब वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और परपेंडिकुलर वेक्टर्स का होने का मतलब क्या है कि उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होना चाहिए। अब वो 0 क्यों हुआ था? क्योंकि वहां पे जो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स थे वो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू होती है मेरे पास 0। इसका मतलब द डॉट प्रोडक्ट इज 0। अभी इसी वेक्टर बेसिक्स को हम लोग कैसे मैट्रिक्स के साथ आइगन वेक्टर के साथ हम लोग रिलेट करने वाले हैं, अब वो देखते हैं। आपको मजा आएगा। देखो, अगर मैंने यहां पे लिया लेट टू वेक्टर्स, ठीक है, लेट टू वेक्टर्स, और मैंने यहां पे वेक्टर लिया, लेट सपोज ये है x, और इसका मैंने एक सेट तैयार किया। अभी आप लोग देखना यहाँ पे ये x1, ये हो गया मेरे पास x1 x2 x3 अप टू xn, ये, और मैं दूसरा लिया यहाँ पे x2 इज इक्वल टू x1 x2 x3, ये देख लो यहाँ पे। या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसको y के फॉर्म में ले लेते हैं, तो आपको आसानी होगी समझने में। तो ये हो जाएगा मेरे पास y1 y2 y3 अप टू yn, ये आपको देखने में अच्छा लगेगा ये। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास ये जो टू वेक्टर्स हैं, टू वेक्टर्स, कौन से वेक्टर्स? x एंड y, ओके, आर ऑर्थोगोनल। मैंने यहां पे लिख दिया कि भाई ये ऑर्थोगोनल है। इसका मतलब क्या है बताओ तो मेरे को। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो x और y लिखा हुआ है, x एंड y, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होने वाला है? 0। कैसे 0 होगा? एक बात बताओ, डॉट प्रोडक्ट आप निकालने वाले हो। अच्छा, दूसरी चीज, अगर मुझे इसका लिखना है ट्रांसफॉर्म फॉर्म, कैसे लिखेंगे आप इसको? x1 x2 अप टू xn, तो ये हो गया इसका ट्रांसपोज फॉर्म। अगर आपको लिखना है इसे, तो आप लिखेंगे यहाँ पे y1 y2 और अप टू yn, तो ये हो गया मेरे पास यहाँ पे ट्रांसपोज फॉर्म। ओके, तो टू वेक्टर्स हैं आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे, जब हम लोग बात करते हैं दो वेक्टर क्वांटिटी के डॉट प्रोडक्ट का, तो वहां पे वो 0 होना चाहिए। अगर अपन इसे मैट्रिक्स की भाषा में बोले, तो मैट्रिक्स में जब किसी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए कि फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम सेकंड वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। इसका मतलब क्या है मेरे पास
कि मेरे पास यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है, जो मैट्रिक्स बना हुआ है रो मैट्रिक्स, ये भी रो मैट्रिक्स, ये कॉलम मैट्रिक्स, दिस वन, तो x और y का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे x जो होगा वो मैंने इसका अगर मैं ऑर्डर लिखता हूं तो ये आपको ऑर्डर क्या दिखेगा 1 क्रॉस 3, ये भी 1 क्रॉस 3, ये 3 क्रॉस 1 और ये भी 3 क्रॉस 1। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो ये मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का x जो होगा वो ट्रांसपोज होगा और y जो होगा नॉर्मल फॉर्म इज इक्वल टू 0। या आप इसके अपोजिट भी ले सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है यहाँ पे। या फिर आप और क्या ले सकते हो यहाँ पे, और y का जो ट्रांसपोज आप लेंगे और जो x आने वाला है, ठीक है, उसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो 0 होना चाहिए फॉर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। तो यहां पे मैं देख पा रहा हूं कि मुझे मिलना चाहिए 0, सिंगल वेक्टर मुझे यहां पे मिलना चाहिए 0, किसके लिए? ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होने के लिए। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो ऑर्थोगोनैलिटी के लिए मैंने यहाँ पे दोनों केस लिख दिया है, एक वेक्टर का ट्रांसपोज और दूसरे वेक्टर का यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म आपको यूज करना है, मतलब एक होना चाहिए कॉलम वेक्टर और एक होना चाहिए रो वेक्टर, ठीक है। सो देखो यहाँ पे अब दोनों का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, लेट सपोज मैं ऐसे ले रहा हूं ये इस फॉर्म को, तो ये हो गया मेरे पास y1 y2 y3 अप टू yn, ये देखना यहाँ पे आप लोग, ठीक है, ये हो गया y, ओके। अगर मैं x को ट्रांसपोज फॉर्म में दिख रहा हूं तो मुझे दिखेगा x1 x2 x3 अप टू xn। क्या आपको समझ में आया क्या? उसके बाद ये अगर ऑर्डर देखिए तो 1 क्रॉस 3 का है और इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1 का है। तो एक बात बताओ, अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ऑर्डर क्या मिलेगा मल्टीप्लिकेशन वाले मैट्रिक्स का? 1 क्रॉस 1 का। और ऑर्थोगोनल होने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन मतलब x1 y1 प्लस x2 y2 मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं x3 y3 अप टू यहाँ पे xn yn, इनका जो प्रोडक्ट है वो होना चाहिए 0। अगर ये 0 होता है तो ये केस मेरे पास बनता है ऑर्थोगोनल होने का। कौन सा केस है मेरे पास? ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। क्या आपको इतना समझ में आया क्या? तो ये होता है मेरे पास ऑर्थोगोनल होने का। तो इसको आप आराम से नोट कर लो। अब हम लोग यहाँ पे एक्चुअल क्वेश्चन के डिस्कशन पे आने वाले हैं, ठीक है। सो वापस से हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और मैंने आपको बहुत सारे पॉइंट्स बताए इस क्वेश्चन से रिलेटेड, और अब इस क्वेश्चन का जो एक्चुअल सॉल्यूशन है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो आपने यहाँ पे दो चीज जानी है कि भाई स्पैन क्या होता है अपने पास, और दूसरा अपने पास कि ऑर्थोगोनल सेट क्या होते हैं वेक्टर्स के लिए, ठीक। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एन ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स, मतलब इसमें कौन सा सेट है यहाँ पे? सेट ऑफ वेक्टर्स। मतलब ये एक्चुअल में क्या है? ये सब ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये एक्चुअल में यहाँ पे सेट ऑफ वेक्टर्स है, सेट ऑफ वेक्टर्स। और सेट ऑफ वेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पैन, ठीक है ना। और हैविंग अ स्पैन कंटेन्स, ये लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, स्पैन कंटेन्स पी क्यू आर। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे अपने को ऐसा सेट दिखना है, ऐसा ऑप्शन दिखना है जो सेट ऑफ वेक्टर्स है और जो ऑर्थोगोनल है। इसका मतलब क्या है कि आपको बस चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन ऑर्थोगोनैलिटी के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। और ऑर्थोगोनैलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसमें क्या बोलते हैं आप लोग? उसमें आप बोलते हो कि जो वेक्टर्स है उनका जो प्रोडक्ट है वो 0 होना चाहिए। क्या आपको समझ में आ रहा है क्या? तो ये होता है कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है कि इसमें आपको पी क्यू आर का जरूरत ही नहीं है, आपको ऑप्शन में जाना है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे, मैं अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करता हूं, ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए में मेरे पास क्या लिखा हुआ है? ये लिखा है -6 -3 और ये 6, ठीक है। और दूसरी चीज यहाँ पे लिखा है 4 -2 और 3, ये वेक्टर्स है मेरे पास, सेट ऑफ वेक्टर्स। अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करता हूं तो अभी इसका ऑर्डर दिख रहा है 3 क्रॉस 1 3 क्रॉस 1, ठीक। इसको अगर मैं चेंज करूं तो -6 -3 और 6, जैसा मैंने आपको कहा था कि एक वेक्टर ट्रांसपोज फॉर्म में होगा यहाँ पे। एक्चुअल में ये दोनों जो है वो यहाँ पे ट्रांसपोज फॉर्म में दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास एक्चुअल फॉर्म, और एक जो है नॉर्मल फॉर्म मेरे पास मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रो वेक्टर्स के फॉर्म में। तो ये हो गया 4 -2 और ये 3। अब इनका अपन डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म करते हैं। तो अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लिखता हूं तो मुझे मिल रहा है -6 × 4, -6 × 4, फिर उसके बाद प्लस -3 × -2 प्लस 6 × 3। इसको मैं सॉल्व करूं तो -24 प्लस 6 प्लस 18 कितना मिल रहा है? इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन ए अपने आप में एक ऑर्थोगोनल सेट है जो सेट ऑफ वेक्टर्स हैविंग अ स्पैन कंटेन्स p q r is। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन में जाना था और ऑप्शन में चेक करना था कि ऐसा कौन सा सेट ऑफ वेक्टर्स है
जो अपने आप में ऑर्थोगोनल है। सो ऑप्शन ए आपको यहाँ पे देखो सेटिस्फाई होते हुए दिख रहा है। सर एक काम करेंगे, ऑप्शन बी भी चेक करते हैं, तो मैं आपको बी भी चेक करके यहाँ पे बता देता हूँ, बाकी आप लोग ऑप्शन सी और डी चेक कर लेना, ठीक है। सो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे ऑप्शन बी की बात, ठीक है। सो ऑप्शन बी की अगर बात करें तो मेरे पास वेक्टर है यहाँ पे 4 -4 ये 2 ये 4, एक और मेरे पास है यहाँ पे 5 7 -11, और अगर एक और वेक्टर की बात करें तो ये है 8 2 -3। सर यहाँ पे तो 3 वेक्टर गिवन है, आपने 2 वेक्टर की बात की थी। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? सर आपने अभी 2 वेक्टर्स को लेके ऑर्थोगोनल बताया, ठीक है, तो यहाँ पे तो 3 वेक्टर्स गिवन है, सर कैसे करेंगे? अरे कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई भी 2 वेक्टर ले लो आप। मैंने चलो इसको लिया, ये है x1 ये है x2 और ये है x3, ठीक है। चेक करते हैं अभी। अब देखो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, ये सब के सब यहाँ पे ट्रांसपोज फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो एक का नॉर्मल फॉर्म और एक का ट्रांसपोज, -4 ये हो गया 2 और ये 4, ठीक है। और मैंने लिया सेकंड नंबर का 5 7 -11। अगर मैं इसको चेक करूं यहाँ पे, सो माइनस ये हो गया 20, ये हो गया प्लस 14 और -44। इसको आपको देख के क्या लग रहा है? इसको आपको देख के लग रहा है कि सर ये जो है ये हो गया -20 और ये -30। क्या आपको समझ में आ रहा है? इसका मतलब -50 इज नॉट इक्वल टू 0। ये तो कंफर्म सी बात है कि ऑप्शन है तो अपना आंसर हार चुका है ना, तो ऑप्शन बी पे जाने की जरूरत क्या है? मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको नया नया चीज सिखा रहा हूं कि अगर 3 वेक्टर्स आपके पास गिवन होते तो आप क्या करते हो। सर ये तो बात होगी मेरे पास x1 और x2 का। अगर मैं चलो बात करता हूं यहाँ पे x2 और x3 का, तो उस केस में क्या होने वाला है? तो देखो यहाँ पे मैं चेक करके बता रहा हूँ कि जो x2 है और जो x3 है उसमें क्या होगा। चलो ये हो गया x2 x3 और ये हो गया x1 और x2, ये लिया मैंने 2 वेक्टर्स। चलो x2 x3 की बात करें तो ये हो जाएगा मेरे पास 5 7 -11 और ये हो गया 8 ये 2 ये -3। अगर इसकी बात करें ये हो गया मेरा 5 × 8 ये हो गया 40 माइनस प्लस 40 ये हो गया 14 और ये हो गया माइनस ये हो गया प्लस 33। तो इसका साफ साफ देख के लग रहा है कि नॉट इक्वल टू 0 है। आपने पहले ही चेक कर लिया कि भाई x1 x2 जो है आपस में ऑर्थोगोनल नहीं है, तो इसका मतलब आगे भी वही होगा, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सो ऑप्शन बी इसका आंसर नहीं है, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ऑप्शन ए को सेटिस्फाई कर चुके हैं। ठीक, अब देखो आपको मैं एक और चीज बता रहा हूं, क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, और वो ये है कि अगर मेरे पास x1 x2 x3 है, ये मेरे पास यहाँ पे 3 वेक्टर्स हैं, 3 आइगन वेक्टर्स, और मैं अगर इसके ऑर्थोगोनैलिटी की बात करता हूं तो ऑर्थोगोनैलिटी के केस में क्या होगा कि जो x1 और x2 लिखा हुआ है, अगर मेरे पास x1 और x2 का प्रोडक्ट 0 आता है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे एक नॉर्मल फॉर्म और एक ट्रांसपोज फॉर्म, और अगर मेरे पास x2 और x3 का जो प्रोडक्ट है वो अगर वो 0 आता है, अगर ये दोनों आपके पास 0 आ गए तो कंफर्म है कि जो x1 है और x3 है उसका भी डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? तो यहां से आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कि भाई अगर x1 जो है वो x2 के परपेंडिकुलर है, ऑर्थोगोनल है, x2 और x3 आपस में परपेंडिकुलर है, तो कंफर्म है ना कि x1 और x3 भी जो है आपस में परपेंडिकुलर होंगे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो x1 है, x2 है मेरे पास और x3 है, ये सब के सब यहाँ पे ऑर्थोगोनल सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। ये हो गया मेरे पास ऑर्थोगोनल सेट्स, ठीक है। तो ऐसे सेट को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल सेट, और सेट ऑफ वेक्टर्स इज कॉल्ड स्पैनिंग वेक्टर्स ऑफ n स्पेस, अगर मैं n नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स को यहाँ पे लेता हूं तो। सो होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आपको बहुत सारी चीजें आपको सीखने मिली होंगी। तो ये पूरा डिस्कशन जो है इसी क्वेश्चन पे बेस्ड था। सो हम लोग मिलते हैं यहाँ पे इसके आगे क्वेश्चन में। इसका एक और क्वेश्चन मैं आपको लेके आया हूं और उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जस्ट आप इसको नोट कर लो, ठीक है। सो अभी हम लोग यहाँ पे इसका फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, ये फर्स्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का। और अगर मैं इसके सेकंड पार्ट को देखता हूं तो सेकंड पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड लीनियरली डिपेंडेंट अपॉन द सॉल्यूशन टू द प्रीवियस प्रॉब्लम। मतलब जो प्रीवियस प्रॉब्लम में अपने पास जो सॉल्यूशन आया था, कौन सॉल्यूशन था यहाँ पे? -6 -3 6 4 -2 और 3, ये अपने पास सॉल्यूशन था। और ये होना चाहिए ऐसे कौन सा ऐसा वेक्टर है यहाँ पे जिसके साथ जो प्रीवियस वेक्टर से जो सॉल्यूशन मिल रहा है अपने को, प्रीवियस वेक्टर जो मिल रहा है यहाँ पे ऑप्शन ए, वो इस वेक्टर के साथ में
लीनियरली डिपेंडेंट हो। भाई आपको मैंने पहले ही बताया है, अगर कोई वेक्टर या कोई भी मैट्रिक्स, अगर मैट्रिक्स का अगर बात करें हम लोग, तो मैट्रिक्स में अपन क्या बोलते हैं कि अगर लीनियर डिपेंडेंसी है, इसका मतलब है कि वहां पे जो डिटरमिनेंट होता है मैट्रिक्स का वो जीरो होना चाहिए। अब मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं, यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, आपको समझ में आएगा, आपको मजा आएगा। देखो अगर मेरे पास कोई वेक्टर है 3 क्रॉस 3 का, और मेरे लिए यहाँ पे 1 2 3, ओके, -1 -3 और ये 5, और एक मेरे लिए यहाँ पे 4 8 और ये 12। तो जैसा आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि जो फर्स्ट रो मेरे पास है और जो थर्ड रो मेरे पास है, अगर दोनों के बीच का आप रिलेशन देखें तो R3 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ R1, ये आपको दिख रहा होगा वहां पे। इसका मतलब है कि R1 और R3 के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है। इसका मतलब है कि R1 और R3 आपस में लीनियरली डिपेंडेंट है। और जब भी कोई रो या कॉलम किसी भी मैट्रिक्स का आपस में लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, तो उस केस में मैट्रिक्स अगर अपन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, मतलब R3 टेंड्स टू 4 times of R1 minus R3, so in that case we will get 1 2 3 -1 -3 5, और ये हो गया 0 0 0, और एक पूरा रो जीरो हो चुका है। इसका मतलब है कि मैं यहां से कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि डिटरमिनेंट जो है वो जीरो होगा। आपको एक और नया वर्ड यहाँ पे सीखने को मिला है कि जब भी किसी भी मैट्रिक्स का रो या कॉलम आपस में लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, तो उस केस में मतलब उनके बीच में कुछ रिलेशन होता है, तो उस केस में उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो है वो कंफर्म जीरो होगा। इसका मतलब है कि सारे के सारे जो एलिमेंट्स होंगे किसी भी रो या किसी भी कॉलम के, वो सब के सब जीरो होंगे, और वो अपने को प्रोवाइड करेंगे डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो। क्या आपको ये चीज समझ में आया क्या? तो वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। अब देखो मैं अप्लाई करके आपको बता रहा हूँ, देखना यहाँ पे आप लोग। सो जस्ट यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखो तो मेरे पास यहाँ पे जो पहले का जो प्रॉब्लम है उसका जो सॉल्यूशन आया हुआ है ना, देखो लिखा हुआ है सॉल्यूशन ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम। वो मेरे पास क्या आया हुआ है, देखो यहाँ पे मेरे पास है -6 -3 और ये 6, ये हो गया 4, ये -2 और ये 3, ये सॉल्यूशन मिला है। और लेट सपोज मेरे पास है x y और z, ये मैंने अज्यूम किया हुआ है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे द फॉलोइंग वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट। तो यहाँ पे जो x y और z है उस मैंने वेक्टर से यहाँ पे आइगन वेक्टर से यहाँ पे एक मैट्रिक्स फॉर्म किया, और यहाँ पे मैट्रिक्स का ये पार्ट हो गया मेरे पास एक आइगन वेक्टर, ये एक और आइगन वेक्टर, और इसमें चारों ऑप्शन में कोई एक ऐसा आइगन वेक्टर होगा द फॉलोइंग वेक्टर इज लीनियरली डिपेंडेंट। तो वो लिया मैंने पहले, तो x y z वही तो निकालना है अपने को। अब देखो यहाँ पे, और इसका जब मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा तो ये मिलेगा आपको जीरो। क्या आपको इतना समझ में आया क्या? ठीक है, चलो अगर इसका हम लोग डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे हैं इक्वल टू जीरो पे, तो ये हो गया मेरे पास -6 -2z -3y -4 -3z -6y, ओके, एंड प्लस x इज इक्वल टू -9, ये हो गया -9 और +12 इज इक्वल टू 0। सो ये फॉर्म अपने को मिल रहा है यहाँ से। तो इसको अगर अपन आगे सॉल्व किए तो ये हो गया 12z प्लस 18y, ओके, प्लस 12z माइनस प्लस 24y, ये आपको मिल रहा है यहाँ पे 24y, और प्लस 3x इज इक्वल टू 0। इसको आगे फर्दर सॉल्व किए तो ये हो गया 3x प्लस 18 प्लस 24, ये हो गया 42y, ओके, प्लस 24z इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि अपने को x y और z की ऐसी वैल्यू यहाँ पे देखनी है, जो x y z की वैल्यू ऐसी देखनी है अपने को कि इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हुआ 0 आ जाए। और यही x y z की वैल्यू मैंने क्या ली यहाँ पे, ये ऑप्शन से यहाँ पे द फॉलोइंग वेक्टर। क्या आपको बात समझ में आ रही है? और 0 आना क्या है, क्यों है यहाँ पे, क्योंकि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। तो अपन ऑप्शन अब चेक करना बाकी बस। यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को देखूं यहाँ से, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास क्या क्या लिखा हुआ है चेक करेंगे अपन यहाँ पे। सो अगर मैं ऑप्शन ए की बात कर रहा हूं, ठीक, तो लिखा हुआ है मेरे पास यहाँ पे 8 9 और 3, और यही तो वैल्यू मैंने x y z ली है ना, x y z। तो चेक करते हैं, पुट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 3 into 8 प्लस 42 into 9 प्लस 24 into 3। तो यार देख के लग रहा है कि यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 तो होना ही है ना, देख के लग रहा है। इसका मतलब है ऑप्शन ए तो सेटिस्फाइड नहीं होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन बी की बात करता हूँ, देखो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, अगर मैं ऑप्शन बी की बात करता हूँ
तो ऑप्शन बी में क्या लिखा हुआ है मेरे पास -2 -17 और ये 30। इसको अपन आगे अगर सॉल्व करें एक्स वाई जेड के लिए, अगर मैं वैल्यू को पुट करता हूं तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 3 इंटू -2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस 42 इंटू -17 और प्लस 24 इंटू 30। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं ना पूरे इक्वेशन को, तो यहां से आपको मिलेगा कंफर्म 0। इसको आप लोग सॉल्व करके चेक कर लेना, क्योंकि मुझे तो आंसर पता ही है ऑब्वियसली, ठीक है। सो यहां से अपने पास इसको सॉल्व आप करोगे तो आपको 0 दिखेगा और ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है कि इसका जो करेक्ट वेक्टर है, ये करेक्ट वेक्टर मेरे पास यहाँ पे बी है, जिसके साथ ये सॉल्यूशन जो है, प्रीवियस सॉल्यूशन जो है, इस वेक्टर के साथ लीनियर डिपेंडेंसी में होगा। इसका मतलब उसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया क्या? इसका जो डिस्कशन था इस क्वेश्चन का, इस पूरी वीडियो में मैंने लिया हुआ है और आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये पूरा वीडियो था, डिस्कशन पूरा बेस्ड था इस क्वेश्चन पे। मुझे लगा ये क्वेश्चन आप लोग के लिए ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इससे बहुत सारी चीजें जानने मिली होंगी। ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है, एक मिस्टीरियस क्वेश्चन मैं इसको आपको बोल सकता हूं, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे कुछ जानने मिले जो आपके एग्जाम में काम आएंगे। इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखे होंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे मिला होगा। हम लोग मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय बाय क्लास, थैंक यू।